Hello everyone. Hello everyone. Today, We are both the of these students of girls are Education going to give you some tips regarding the Business Studies Exam 2017. On 16 March 2017. Our teacher is Mandeep sir, who is multi-talented in every subject like business, accounts, economics. He is very good. 20 दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया है। ऐसे मत सोचना कि हम शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चीज़ की। अभी से स्टार्टिंग है हमारी, मतलब हमने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से और बिल्कुल हम अच्छे हो चुके हैं इसमें। केस स्टडीज, डायरेक्ट क्वेश्चंस, एवरीथिंग। सो लेट्स मूव ऑन चैप्टर 1। तो शिखा, फर्स्ट चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पोर्टेंस है। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस में थोड़ा डिफरेंस आना चाहिए कि एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट और टाइम से रिलेटेड, टाइम दोनों साथ होता है, और इफेक्टिवनेस टाइम। एंड फर्स्ट चैप्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडल लेवल, लोअर लेवल, इनमें इनके फंक्शंस, इनकी जो डेजिग्नेशंस है क्या क्या है, कि कौन से लेवल पे कौन कौन है। जैसे टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिडल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट एंड हेड्स, और लोअर पे सुपरवाइजर्स और वर्कर्स जो नॉन मैनेजर लेवल पे आते हैं। Then nature of management, like art, Science, as science, as profession. profession. As art, like management is an art. Science, it's an inexact science. Profession, as fast becoming profession. Then फिर coordination में 3 words जो बहुत main है, like synchronizes, force, harmony. They are, मतलब इनको अगर केस स्टडीज में तुमने अगर देखा कि फोर्स, तो मतलब कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल कुछ भी मत सोच के कोऑर्डिनेशन लिख देना। Let's move towards chapter 2. सेकेंड, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल बताए हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल हैं और उसकी टेक्निक्स भी हैं। साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में कंफ्यूज मत होना, वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही ने दिए जो है टेलर। अगर प्रिंसिपल्स की बात आए तो वो दी होंगी हेनरी फ्योल ने। अगर क्वेश्चन बोल रहा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, तो वो बात कर रहा है एफ.डब्ल्यू. टेलर की। Then let's move towards chapter 3, business environment. So our third chapter is business environment. Business environment में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है, जैसे अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट मूवर, थ्रेट्स। डायनामिक एनवायरनमेंट वो चेंज नहीं कर सकते। थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स, ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फीचर्स, डायमेंशंस उसके, जो सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल। एलपीजी पॉलिसी जरूर पढ़ना जो 1991 की है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लानिंग। प्लानिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक्रोनियम भी है। S dies F, S for setting standards, D for developing premises, I for identification of alternative course of actions, E for evaluation of alternative, S for selection of alternative, I for implementation, and F for follow-up action. Then limitations of planning, like planning leads to rigidity, planning is dynamic environment. Planning may not work in dynamic environment. Planning reduces creativity. Planning involves huge cost and planning time consuming and does not guarantee success. अगर आपने प्लान कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप हमें वो अचीव ही कर लोगे, उसमें कुछ थोड़ा सा रह जाएगा या फिर उससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हो। सो प्लानिंग के टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें मोस्टली टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्लान पूछा है। जैसे ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या होता है? एक मास्टर प्लान होता है। एंड पॉलिसीज कंपनी बनाती है। प्रोसीजर होता है एक रूटीन स्टेप। रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन होता है, जैसे नो स्मोकिंग एक रूल है। प्रोग्राम में सारे सब आ जाता है, गोल्स, पॉलिसीज, सब इंक्लूड होते हैं, स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ। सो ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेड 10 मार्क्स है, ठीक है। इसमें पहले इसके प्रोसेस है, इसका एक्रोनियम है आइडिया। I for identification and division of work, D for departmentalization, A for assignment of duties, E for establishing reporting relationship। फिर उसकी इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन दोनों में डिफरेंस, इसके जो स्ट्रक्चर है और टाइप्स ऑफ, जैसे स्ट्रक्चर है जो फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। There should be clear distinction that whether the case study is asking about the type of organization
or the structure of organization. Like when we talk about the structure of organization, we have two. That is functional as well as divisional. And when we talk about the type of organization, we have formal and informal. We should know कि formal deliberately create की जाती है और formal में से informal it creates itself. Why? To fulfill the social needs. You can proceed now. Then comes to delegation. Delegation बहुत important है क्योंकि उसमें से delegation के 3 elements हैं: authority, responsibility and accountability. Delegation में सिर्फ authority delegate कर सकता है superior, और accountability और responsibility subordinate के पास होती है. The difference between the delegation and decentralization is very very important. Like जब आप केस स्टडीज रीड आउट करोगे तो आपको लगेगा कि यार दिस इज डेलीगेशन एंड दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो इस चीज को क्लियर करने के लिए लाइक दोनों ही एक जैसे हैं वैसे तो, पर यू शुड नो द डिफरेंस कि केस स्टडीज में पूछ क्या रहा है कि डेलिबरेटली उसने सारी पावर्स को दिया है, या एक सुपीरियर ने अपने अगर पावर सबऑर्डिनेट को दी है तो दैट इज व्हाट, दैट इज डेलीगेशन. या उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि टॉप के पास भी कुछ पावर है, मिडिल के पास भी है, ऑपरेशनल, तो दैट इज व्हाट, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. फिर जो डेलीगेशन के एलिमेंट्स हैं वो डेलीगेशन में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है. लाइक डेलीगेशन में आप क्या पास कर सकते हो, अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी पास कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द पर्सन हु हैज गिवन द अथॉरिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी इज विद द पीपल जो डिसीजन लिया. तो दिस डिफरेंस शुड बी वेरी मच क्लियर. Then comes next chapter, staffing. तो स्टाफिंग 7 मार्क्स का चैप्टर है. इसकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस पढ़ना मत भूलना. और सिलेक्शन की प्रोसेस कई बार वो 3 फंक्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सी इसमें नहीं है, अगले जो फंक्शंस होंगे उसके. सो HRM के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इस बार का सैंपल पेपर सॉल्व किया है तो उसमें 6 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था. HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. Sources of recruitment, internal sources and external sources. Internal sources भी important है, external, और दोनों के demerits और merits. फिर आता है training और development. Development इतना ज़्यादा important नहीं है, पर training है. Training में off the job और on the job training बहुत important है. The next chapter is directing. तो डायरेक्टिंग की प्रोसेस नहीं है इसमें कोई भी, ये अच्छी बात है. फिर importance of directing. इंपॉर्टेंस के बाद उसके एलिमेंट सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के. मोटिवेशन की प्रोसेस भी है और सुपरविजन के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर देन इन दिस चैप्टर इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर लीडरशिप के स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजी-फेजी. And the barriers of communications are most important. Semantic barrier, physiological barrier, organizational barrier, personal barriers. Barriers of communication अगर नहीं आ रहे हैं या उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो leave a comment. हम उस पर एक next video upload